आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपसे बात करने वाले हैं। जो हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होता है, आप सब जानते हैं सोमवार को आता है, तो उसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। और दूसरी सूचना ये है कि जो हमारा आपका जो करंट अफेयर्स जो विशेषकर यूपीएससी के लिए था, जो यूपीएससी आईएएस के लिए करंट अफेयर्स का हमारा प्रोग्राम था, क्विज वाला जो प्रोग्राम था, जो प्रत्येक बुधवार की बात की गई थी, शायद हो सकता है यदि बुधवार को इस बार बुधवार को ना मिल पाए तो वो बृहस्पतिवार को मिलेगा। तो वो जानिएगा आगे से ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। मिलेगा इस सप्ताह, कब मिलेगा? यदि बुधवार को नहीं मिलता है तो बृहस्पतिवार को अवश्य आपको शाम 5 बजे तक उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं हम अपनी आज की चर्चा। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है हैक, ये क्या है? ये एक प्रकार का कार्यक्रम है, एक प्रकार का मुहिम है, HACK। ये है क्या? सबसे पहले किस राज्य ने चलाया? यदि मुहिम है, कोई कार्यक्रम है, तो या तो किसी राज्य ने चलाया होगा, किसी केंद्र सरकार ने चलाया होगा, या किसी NGO या किसी संस्था ने चलाया होगा। तो वो हमें पता होना चाहिए किसके द्वारा चलाया गया है। तो सबसे पहली बात, इसको चलाया है किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने चलाया है। अब हमें ये पता चल गया कि हैक ये कार्यक्रम जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने चलाया है। तो इसमें है क्या, किन चीज़ों के लिए ये चलाया गया है, किन वर्गों के लिए चलाया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दूं, ये जो हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट है, कर्नाटक गवर्नमेंट की ये साइबर सुरक्षा विशिष्ट कार्यक्रम है। क्या है? साइबर सुरक्षा विशिष्ट कार्यक्रम है, याद रखिएगा। यह है कर्नाटक राज्य सरकार का साइबर सुरक्षा विशिष्ट कार्यक्रम है। इसके माध्यम से क्या है? साइबर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, साइबर सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जाएगा। अब जब बात आती है कर्नाटक की, तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए। क्या मैंने पिछले दिनों बताया था क्या कि इसरो अपना जो है इसरो का जो रीजनल एकेडमिक सेंटर है वो स्थापित कर रहा है। कहाँ पर? बहुत बार बताया है, रीजनल एकेडमिक सेंटर कहाँ स्थापित कर रहा है? NIT सूरतकल में। ठीक है, एक तो स्थापित कर रहा है NIT सूरतकल कर्नाटक में, बाकी के और भी स्थापित कर रहा है, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो बाकी के अन्य 3 कौन हैं जो रीजनल एकेडमिक सेंटर हैं इसरो के? ये आपका होमवर्क है, आप हमें बताएंगे। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको वहाँ पे जवाब दे देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसरो के जो रीजनल सेंटर हैं टोटल कितने हैं और कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। एक मैंने बता दिया क्योंकि ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ था। और जब बात कर्नाटक की आती है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या कि यहाँ पे है कुंडवाड़ा और कोडांजी झील। कुंडवाड़ा और कोडांजी, ये हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में मैचिंग में आ जाते हैं। तो ये जो झील हैं कुंडवाड़ा और कोडांजी, ये दोनों झील जो है कर्नाटक राज्य सरकार से, कर्नाटक राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, मतलब कर्नाटक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, कर्नाटक में है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो झील है, यहाँ पे मंगोलिया से हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आए हैं, जिसके बाद ये झील चर्चा का विषय बन गई थी। कहाँ से आए हैं? मंगोलिया से प्रवासी पक्षियों के आगमन के बाद से ये झील चर्चा में हो गई थी। तो ये दोनों झील हमें पता होना चाहिए, कुंडवाना और कोडांजी। अब हम बात कर लेते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। एक ऐसा देश है जिसने कर्नाटक राज्य सरकार से समझौता किया है। किन क्षेत्रों में किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में समझौता किया है। किससे किया है? कर्नाटक से किया है। अब वो देश कौन है वो आपको पता होना चाहिए कि किस देश ने कर्नाटक राज्य सरकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में समझौता किया है। तो ये जो देश है इसका नाम है बहरीन। और बहरीन से आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? जब बहरीन हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो बहरीन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित किया था। अब यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या, तो उनका नागरिक सम्मान, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, ये था किंग हमाद ऑर्डर ऑफ
ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी प्रधानमंत्री जी को जितने भी सम्मान मिले हैं विशिष्ट देशों द्वारा, उनके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग में ये भी दिया जा सकता है सभी देशों को जिन जिन देशों ने भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, हो सकता है आगामी परीक्षा में उनके नाम दे दिया जाए और इस तरह के सम्मान के नाम दे दिया जाए और आपसे मैचिंग में पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा मैच है, सही मैच है या सही मिलान करें। तो ये जो है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ, ये है रेजिडेंस, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस, ये किसका है? बहरीन का है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये आपको पता होना चाहिए, स्पेलिंग नोट करना है, नोट कर सकते हैं। RENAISSANCE। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहरीन जब भारतीय प्रधानमंत्री गए थे उससे पहले ये गए थे कहाँ पे? UAE। और जब UAE गए थे इससे पूर्व में, तो UAE ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका है ऑर्डर ऑफ जायद, एक जगह नोट करिएगा, ऑर्डर ऑफ जायद। UAE का पड़ोसी है सऊदी अरब। जब प्रधानमंत्री जी पूर्व में सऊदी अरबिया गए थे तो उसने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, तो उसका भी नाम पता होना चाहिए कि उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उसका नाम क्या है, नाम और से पता होना चाहिए। इसका है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज, ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाजीज, ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाजीज अल सऊद, ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाजीज अल सऊद, ये किसका है? सऊदी अरबिया का है। UAE का क्या था? ऑर्डर ऑफ जायद। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं इस समय मलेशिया में मुहिम हम चला रहे हैं। आप जानते हैं कौन सा? समुद्र सेतु के लिए सबसे पहले जो जहाज भेजा गया था, सॉरी मलेशिया नहीं, मालदीव, जो हम समुद्र सेतु के अंतर्गत मुहिम चला रहे हैं, पहला जहाज हमारा कहाँ पे गया था? मालदीव। कौन सा जहाज गया था? 2 जहाज हमने भेजे थे, पहला था INS जलाश्व, दूसरा था INS मगर। ये 2 जहाज इस मुहिम में भेजे गए थे, किसमें? ऑपरेशन समुद्र सेतु में। ठीक है। अब इसी के साथ आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि हमारा एक और ऑपरेशन चल रहा है, क्या? सागर मुहिम। जो हमारा ऑपरेशन सागर या सागर मुहिम चल रही है, इसमें भी हमने एक जहाज भेजा है, उसका क्या नाम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं। तो सागर मुहिम के अंतर्गत हमारा कौन सा जहाज कार्य कर रहा है, कौन सा जहाज जो है अभी हाल ही में मॉरिशस गया था, ठीक है, तो उसको आप बताएंगे कौन सा जहाज है, उसका नाम बताएंगे, क्योंकि मैंने ऑपरेशन समुद्र सेतु में 2 नाम बता दिए, INS जलाश्व और INS मगर। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, INS केसरी नाम है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। अब मालदीव की बात आ रही है, तो मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ निशान इज्जुद्दीन, ऑर्डर ऑफ निशान इज्जुद्दीन। ऑर्डर ऑफ निशान इज्जुद्दीन ये कहाँ का है? मालदीव का है। हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था भारतीय प्रधानमंत्री को, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। इनका है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अब्दुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान। नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, या तो ऐसे बता दूँ थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। यदि आप नोट करना है, जैसे मैं यहाँ पे नोट करूँगा, आप स्वयं कर लीजिएगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। तो जो अफगानिस्तान का पुरस्कार था उसका नाम था ऑर्डर ऑफ स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानतुल्लाह खान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और है हमारा देश रूस। रूस से हमारे बेहतर संबंध है। रूस ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, उसका नाम था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड। ये कहाँ का है? रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिलिस्तीन एक देश है, पैलेस्टाइन बोलते हैं, एक देश है, इजराइल का पड़ोसी देश है, उसने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट। ये कहाँ का है? फिलिस्तीन का है। ठीक है, तो प्रमुख जो थे वो हमने नोट कर लिया, जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब 2 और अवार्ड हैं। सबसे पहला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड।
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये किसने दिया था? इसको दिया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्यों दिया था? जो स्वच्छ भारत मुहिम प्रारंभ की गई थी, स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रयास करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार हमारा दिया गया था, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। एक पुरस्कार और मिला था, किससे? यूएनडीपी से मिला था। एक प्रकार से कह लीजिए यूनाइटेड नेशन से या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से। इसका क्या नाम था? यूएनडीपी ने जो पुरस्कार दिया था उसका जो नाम था वो यदि आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं बता दे रहा हूं क्या है। चैंपियन ऑफ अर्थ, सबने सुना होगा। चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार भी मिला था भारतीय प्रधानमंत्री को, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी पुरस्कार हैं, प्रमुख जो पुरस्कार हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न कह रहा हूं, क्या जो ये जो हमारा है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, क्या भारतीय प्रधानमंत्री को अकेले मिला था या किसी और के साथ मिला था? यदि किसी और के साथ मिला था तो उनका नाम क्या है, किस देश से संदर्भित है, किस देश से संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी अवार्ड वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आपको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से इनको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए कर्नाटक की बात होती है तो आपको पता है कर्नाटक में एक हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, नाम वो है कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट की। इंडिया पोस्ट पिछले दिनों से लगातार चर्चा में है, इंडिया पोस्ट। और इंडिया पोस्ट के अंतर्गत क्या चर्चा में है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्यों चर्चा में है अभी बताता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये भारत का एकमात्र, क्या है, एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है जो गवर्नमेंट के अधीन है। एकमात्र पेटीएम जो है हमारा, पेमेंट बैंक जो है ये है हमारा इंडिया पोस्ट। जैसा कि आप पेटीएम को जानते होंगे, एयरटेल जानते होंगे, फिनो पेमेंट बैंक जानते होंगे, ये सारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर के हैं। लेकिन जो एकमात्र गवर्नमेंट सेक्टर का है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये चर्चा में क्यों था? सबसे पहली बात कि इसने एक टिकट जारी किया है। किसके लिए? मतलब एक प्रकार से इन्होंने जो हमारे प्रवासी मजदूर, जो प्रवासी भारतीय बाहर जा रहे हैं, अपने अपने जहाँ पे कार्य करते थे वहाँ से अपने घर जो लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर, उनको समर्पित इन्होंने डाक टिकट जारी किया। किसने? इंडिया पोस्ट ने डाक टिकट जारी किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया पोस्ट ने अभी हाल ही में किसके सम्मान में या किसके संदर्भ में डाक टिकट जारी किया है? तो किसके लिए? ये जो है हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसने रिकॉर्ड बना दिया है। क्या? इतने कम समय में इसके 2 करोड़ उपभोक्ता हो गए हैं। एकमात्र पेमेंट बैंक है जिसके 2 करोड़ उपभोक्ता हैं, वो कौन सा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ लें कथन में कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रमुख कौन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो सीईओ याद रखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसके सीईओ हैं सुरेश कुमार सेठी। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। सीईओ कौन है? सुरेश कुमार सेठी। इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। हो सकता है कथन में पूछा जाए क्योंकि ये लगातार चर्चा में है और आगे भी चर्चा में रहेगा। अब बात आती है अंतरिक्ष रक्षा इकाई की। ये क्या है, क्यों चर्चा में है? अंतरिक्ष रक्षा इकाई। सबसे पहली बात, जो अंतरिक्ष रक्षा इकाई है इसकी बात क्यों की जा रही है? क्योंकि अभी हाल ही में जापान, सब जानते होंगे जापान के बारे में, जापान जो देश है उन्होंने बोला है कि जो हमारे उपग्रह हैं उनकी रक्षा के लिए हम एक कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। उसका नाम क्या होगा? अंतरिक्ष रक्षा इकाई। और इसको हम अंतरिक्ष में भेजेंगे जिससे हम अपने उपग्रहों को सुरक्षित रख सकें। तो पहली बात, कौन भेज रहा है? जापान भेज रहा है। क्या जापान भेज रहा है तो भारत के पास भी कोई ऐसी मुहिम थी? भारत सरकार की भी, क्या भारत के इसरो की कोई ऐसी मुहिम थी जिससे हम अपने उपग्रहों को सुरक्षित रख सकें? क्या कभी इसकी चर्चा हुई थी? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत का जो इसरो है उसने भी मुहिम चलाया था भारतीय उपग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए। उसका हेडक्वार्टर बनाया था, उसका एक अलग सेंटर ही बना दिया था जो इसी की निगरानी करेगा, भारतीय उपग्रहों को
उपग्रहों की निगरानी करेगा जिससे कोई भी पिंड उनसे ना टकराए, कोई भी मलबा उससे ना टकराए। तो अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए जो एक हेडक्वार्टर बनाया है इसरो ने, जहां से इसका नियंत्रण किया जाएगा, वो कहां पे है? बेंगलुरु में है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर है और बेंगलुरु में ही उसको स्थापित किया गया है। और जब बेंगलुरु की बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या? इसरो ने अपना दूसरा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो बनाया है, इसरो ने हाल ही में दूसरा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाया है, उसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नाम जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? इसरो का दूसरा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है। अब आपसे मन में आना चाहिए और पूछा जाना चाहिए क्या कि भाई दूसरा ये है तो पहला वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कौन है? तो भारत के इसरो जो है हमारा, उसका पहला वाणिज्यिक जो प्रतिष्ठान था उसका नाम था अंतरिक्ष। अभी भी है तो उसका नाम है अंतरिक्ष। और जो दूसरा प्रतिष्ठान है उसका हो गया न्यू स्पेस इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और इसमें क्या देखा जा सकता है। और इसरो के बारे में जब भी बात आए तो इसरो के जो प्रमुख हैं, इसरो के जो चेयरपर्सन है के सिवान, उनके बारे में पता होना चाहिए और हमेशा आपको याद रखना है। और जैसे ही के सिवान का नाम आपके दिमाग के सामने आए, आपकी आंखों के सामने आए, आपके दिमाग में आए, तुरंत आपको पता होना चाहिए कलाम स्मृति पुरस्कार। और कलाम स्मृति पुरस्कार से तुरंत आपको जाना चाहिए किस राज्य ने इसरो के प्रमुख को कलाम स्मृति पुरस्कार दिया था। तो वो राज्य था तमिलनाडु। यहाँ तक आपको सोचना है। जब भी इसरो की बात आए तो कुछ ना कुछ सोचने का प्रयास किया करिए, निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। किसकी बात करने वाले हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का कोई भी दिवस होता है तो महत्वपूर्ण क्या होता है? डेट महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के समय में होता है क्या कि थीम क्या थी। तो थीम, कोई भी आयोजन हो उसकी थीम को आपको ध्यान में रखना है। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। सबसे पहली बात कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जब बात आती है थीम की, क्योंकि मैंने बोला डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है आज के समय में? थीम पता होना चाहिए। तो इसका थीम है हमारे संसाधन प्रकृति में हैं। इंग्लिश में यदि देखें तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये थीम है हमारी। किसकी थीम है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है। मनाता कौन है? मनाता कौन है? तो मनाता इसको कौन है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही यूनाइटेड नेशन की बात आए तुरंत आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। और जैसे मैंने बोला अक्टूबर 1945, तो आपका होमवर्क है, आप हमें बताएंगे यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, यूएन डे कब मनाया जाता है, वो आप तिथि हमें बताएंगे। क्योंकि आपको महीना पता हो गया कि अक्टूबर में स्थापना हुई थी, तो निश्चित रूप में अक्टूबर में ही होगा। कौन सी तिथि थी वो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस हैं, वही यूनाइटेड नेशन के प्रमुख हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशन की, वो आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे पहले आता है अरबिक, चाइनीज, अभी हाल ही में जोड़ी गई, इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? टोटल 6 भाषाएं हो गई। तो यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाएं आधिकारिक रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। जब बात आती है P5 कंट्री, आप अक्सर सुनते होंगे P5 कंट्री, तो इन P5 कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? हमारा पहला हो गया फ्रांस, दूसरा हो गया रशिया, तीसरा हो गया USA,
फ्रांस, रसिया, यूएसए, चाइना और यूके। तो ये 5 देश हैं जिसको हम P5 बोलते हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। जब बात आती है P5+1, P5+1 में जर्मनी और जुड़ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और यूनाइटेड नेशन की एक बास्केट होती है जिसको बोलते हैं SDR बास्केट। अब आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन में SDR के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप बताएंगे नहीं आता है, आप मेरे को प्रश्न में बोलिएगा, मैं बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन में SDR बास्केट में कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं। जैसे क्या चाइना की जो रेनमिनबी है ये है या नहीं, अभी हाल ही में जोड़ी गई है, तो आपको पता होना चाहिए SDR के बारे में। तो आपको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पता है तो आप जवाब देंगे कि SDR बास्केट में, IMF के SDR बास्केट में कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। दूसरी बात है कि सबसे पहली बात है कि ये कब मनाया गया, पहली बार कब मनाएगा यूनाइटेड नेशन द्वारा, तो मनाया जाता है, लेकिन पहली बार प्रस्ताव कब लाया गया या पहली बार शुरुआत कब हुई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की, तो इसकी शुरुआत जो है ये 22 मई 1992 को स्वीकार किया गया था। 22 मई 1992 को एक अभिसरण हुआ था, अभिसमय हुआ था, बैठक एक प्रकार से कह लीजिए, वहाँ पे इसको स्वीकार किया गया था। कहाँ पे बैठक हुई थी? नैरोबी में हुई थी, और नैरोबी आपको पता है कहाँ पे है, कीनिया की राजधानी है नैरोबी, तो वहाँ पे हुआ था, और वहीं पे निश्चय किया गया था क्या कि 22 मई 1992 को यह निश्चय किया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। और इसीलिए क्योंकि 22 मई को ही ये बैठक हुई थी, वहीं पे स्वीकार किया गया था, इसी के बाद से 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाने लगा। जब मैंने बोला कि नैरोबी में है इसका पहली बार इसकी बैठक जो है नैरोबी में हुई थी, और नैरोबी में ही इस प्रस्ताव को पास किया गया था। और नैरोबी मैंने बोला कि कीनिया की राजधानी है नैरोबी, भाषा क्या है? स्वाहिली बोलते हैं, स्वाहिली ये भाषा है। और यदि बात करें मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान, आप अक्सर सुनते होंगे, कहाँ पे सुनते होंगे, जो वाइल्ड लाइफ का चैनल आता है उसमें अक्सर कहाँ की चीज़ें दिखाते हैं, एनिमल प्लानेट बोलते हैं, उस चैनल को यदि आप देखोगे तो ज़्यादातर जो दृश्य होते हैं वो कहाँ के होते हैं? मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान। तो मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? कीनिया में है, ये आपको पता होना चाहिए, मसाई मारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। इससे पहले भी अभी हाल ही में 2 राज्यों का मनाया गया था। कौन कौन से थे राज्य? आप बताओगे कि अभी हाल ही में 10 दिन पहले किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस एक साथ मनाया गया था। उन दोनों राज्यों को की स्थापना जो है एक साथ हुई थी, आप बताओगे क्योंकि मैंने बताया है। सिक्किम 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम की बात आए तो आपको पता होगा 16 मई 2020 को 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जब बात आती है सिक्किम की, तो सिक्किम से क्या प्रश्न बन सकता है कि सिक्किम की सीमा कहाँ से लगती है? तो सिक्किम की सीमा उत्तर पूर्व में देखें, उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में सिक्किम की सीमा जो है वो चीन से लगती है। इसके अतिरिक्त सिक्किम की सीमा भूटान से भी लगती है, सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है। तो 3 देश हो गए जिनसे सीमा लगती है। कौन कौन से? चीन हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। 3 देश इसको घेरे रखे हैं। चौथा जो भारत का राज्य है जिससे इसकी सीमा लगती है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सिक्किम से किन की सीमा लगती है ये आपको पता होना चाहिए सिक्किम के संदर्भ में। और इसके अतिरिक्त जब सिक्किम की स्थापना दिवस की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम में कौन सा राजवंश जो है राज कर रहा था पहले। जब ये भारत में शामिल नहीं हुआ था तो यहाँ पे किस राजवंश का शासन था? तो ये था चोंग्याल वंश, ये आपको पता होना चाहिए। चोंग्याल वंश का शासन था। कहाँ पर? सिक्किम में इसका शासन था। अब एक प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है कि सिक्किम को भारत में जब जोड़ा गया तो निश्चित रूप से किसी अधिनियम या संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया होगा। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत में जोड़ा गया? तो 35वां
35वां संविधान संशोधन विधेयक था, अधिनियम था, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1974 में लाया गया था। इसके माध्यम से इसको भारत राज्य में जोड़ा गया था, मतलब संबंधित राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन इस दौरान भी चोंग्याल वंश का शासन था, तो जनता वहां से असंतुष्ट हो चुकी थी। तो बाद में क्या किया गया, 35वां के बाद 36वां संविधान संशोधन लाया गया, और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से जोड़ा गया और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। मतलब 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम 22वां राज्य बना। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम क्या हुआ, 22वां राज्य बना। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और देख लेते हैं। क्या यहाँ पे एक बहुत अच्छा नाम है आपकी परीक्षा के लिए, यह है खांगचे जोंगा। खांगचे जोंगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि खांगचे जोंगा है क्या। तो खांगचे जोंगा जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व को क्या कर दिया गया है, WNBR में जोड़ दिया गया है। वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व में इसको जोड़ दिया गया है। क्या है, खांगचे जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ का है, सिक्किम का है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि सिक्किम राज्य ने पर्यावरण अनुकूल नीति बनाकर 1993 से लेकर अब तक अपने वन आवरण में 4% से ज़्यादा की वृद्धि की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिक्किम के बारे में हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में भी हम अवश्य देखेंगे। चलिए, आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच लगातार विवाद चल रहा है। भारत और चीन के बीच लगातार विवाद चल रहा है। तो भारत और चीन के बीच जो विवाद का विषय है, किन पॉइंट पे या किन स्थानों पर अक्सर विवाद देखने को मिलता है, तो उन स्थानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारत और चीन की बात आए तो 3 प्रमुख स्थान है जहां पर पिछले वर्ष लगातार जो है इस तरह के संघर्ष देखने को मिले, इस तरह की जो है एक प्रकार से असुविधा देखने को मिली भारत और चीन के सैन्य बलों के बीच। तो कौन कौन से हैं, ये है एक ये है पैंगोंग सो, एक झील है। ये पैंगोंग सो एक झील है और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी झील है। और ज़्यादातर जो लद्दाख में विवाद होता है, कहाँ पे, ये पैगांग छो इसको बोलते हैं, ऐसे याद कर लो, पैगांग छो या छो मोरारी। एक और है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी जम्मू कश्मीर रीजन में है। ये पैगांग छो या छो मोरारी, ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं, लद्दाख में हैं, जम्मू कश्मीर रीजन में। और ये जो पैगांग छो झील है, क्या है कि इसका 1/3 हिस्सा जो है वो भारत के कंट्रोल में है, मतलब भारत अपना हिस्सा मानता है। और उसी को लेकर इसी रीजन विशेष में सबसे ज़्यादा यदि जम्मू कश्मीर रीजन में कहीं भी चीन की घुसपैठ देखने को मिलती है, आपसी संघर्ष देखने को मिलता है, तो इसी पैगांग छो जो झील है इसी के आसपास देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे है, लद्दाख रीजन में है, ये पता होना चाहिए। दूसरा है नाथुला। ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ये रीजन भी विवादित है। अक्सर इस क्षेत्र, नाकुला क्षेत्र विशेष में भारत और जो चीन की सेनाएं हैं वो अपने सामने आती रहती हैं, तो यहाँ भी विवाद बना रहता है। और उत्तराखंड में आप जानते होंगे, उत्तराखंड में अक्सर विवाद होता है यदि घुसपैठ होती। तो ये कहाँ पे स्थान है, इसका स्थान का नाम है बाराहोती, और ये बाराहोती कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये 3 स्थान हमारे प्रमुख हैं जहां पे भारत और चीन की सेनाएं अक्सर आमने सामने आ जाती हैं। बाराहोती उत्तराखंड में है, नाकुला सिक्किम में है, और पैगांग छो ये कहां पे है, लद्दाख में है। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। लद्दाख में इसके अतिरिक्त 2 और नाम हैं, एक है ट्रिग हाइट्स, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, और दूसरा है ब्रूटस, BURTES। ये 3 स्थान है लद्दाख में, लेकिन प्रमुख कौन से हैं, पैगांग छो, ये आपको पता होना चाहिए। झील का नाम देके पूछा जा सकता है कि पैगांग छो झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख में स्थित है। ठीक है, पहला उत्तर क्या होता, पहले तो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब क्या है, लद्दाख रीजन में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। नाकुला सिक्किम और बाराहोती उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए।
अब आप सब जानते हैं भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो LAC को लेके है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप LOC कर दो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए LOC और LOC और LAC में अंतर क्या है। अब हम चीन की जब बात कर रहे हैं तो चीन एक इसका स्टेशन था तियायोंग 2, इसके बारे में मैंने बताया है लेकिन एक बार फिर से मौका मिला है तो देख लेते हैं। तियायोंग 2, तियायोंग 2 जो है ये चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन था जिसको इन्होंने नष्ट कर दिया। तो तियायोंग 2 क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन है। और चीन की एक कंपनी है, निजी रॉकेट कंपनी है, इन्होंने पहला रॉकेट बनाया है, इसका नाम है हाइपरबोला। अब आपसे पूछा जा हाइपरबोला क्या है, कि चीन की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी द्वारा बनाया गया एक पावरफुल रॉकेट है हाइपरबोला। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं साडोंग, साडोंग का नाम सबने सुना होगा। साडोंग क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। साडोंग जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी हाल ही में चाइना ने इसका क्या किया है? जलावतरण किया है। अब यहीं से मैं पूछ रहा हूं आपसे होमवर्क में कि भारत के पास कौन कौन से ऐसे युद्धपोत हैं, मालवाहक युद्धपोत हैं, उनके बारे में आपको बताना है। जैसे आपने सुना होगा INS विशाल, ठीक है, INS विशाल सुना होगा, विक्रमादित्य आपने सुना होगा। तो ये नाम आपने सुना है यदि, तो किन देशों से भारत में लिया है या किन देशों की सहायता से बना रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं आता है, आप बोलो कि नहीं आ रहा है सर, हम दोबारा आपको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई देंगे। तो आपका भी होमवर्क है कि भारत के पास कितने युद्धपोत हैं वर्तमान समय में, यदि हैं तो वो भारत ने कहाँ से लिए हैं, किन देशों के सहयोग से बनाए हैं, ठीक है। और एक नाम और याद रखिएगा, लॉन्ग मार्च 5, लॉन्ग मार्च 5 ये क्या है? ये चीन का रॉकेट है, पावरफुल रॉकेट है, रॉकेट वाहक है, इसको बोलते हैं रॉकेट वाहक। तो लॉन्ग मार्च 5 ये क्या है? रॉकेट वाहक है, चीन का सबसे पावरफुल रॉकेट वाहक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब भी बात आए लॉन्ग मार्च की, लॉन्ग मार्च रॉकेट भी है चीन का, जो चीन अपना मिशन भेजेगा, मंगल मिशन, वो इसी के माध्यम से भेजा जाएगा। लॉन्ग मार्च का रॉकेट का प्रयोग उसमें करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जुलाई में भेजने की बात किया है चीन ने, कि चीन 2020 जुलाई में जो है मिशन भेजेगा। तो अभी तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, शायद यदि आगे कुछ पता होता है तो निश्चित रूप में आप सबके समक्ष लाया जाएगा, ठीक है। और 2-3 चीज़ और आप देख लीजिए, क्या? जेमू हिमनद, इसी संदर्भ में देख लीजिए जब हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। एक है जेमू हिमनद, गंगोत्री तो आप सब जानते होंगे, जेमू हिमनद, गंगोत्री और ग्रीन लेक, ये है कहाँ पे? गंगोत्री के बारे में सब जानते हैं, गंगोत्री कहाँ पे है? उत्तराखंड से संदर्भित है। अब ये जो मैंने नाम लिखा जेमू हिमनद या ग्रीन लेक हिमनद, ये कहाँ पे है? दूसरा एक और है नुबा घाटी, नुम्बा घाटी बोलते हैं, नुम्बा घाटी, ये कहाँ पे है? नुम्बा घाटी तो है लद्दाख में, नुम्बा घाटी है लद्दाख में, गंगोत्री है उत्तराखंड में। आपको बताना है जेमू हिमनद कहाँ पे है और ग्रेक लेक कहाँ पे है, ये आप हमें बताएंगे। निश्चित रूप से नहीं आता है तो आप बताएंगे, जवाब भी आपको मिलेगा। मैं इस तरह से क्यों कहता हूं कि आप बताएंगे, क्योंकि चाहता हूं कि आप भी इससे जुड़े रहें, आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। नहीं आती है चीज़ें तो हम निश्चित रूप में बताएंगे, कुछ भी आपका छूटने वाला इस तरीके से नहीं है, ठीक है। अब पिछले दिनों कुछ हमारे नेशनल पार्क थे जो चर्चा में थे, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला नाम आता है माउंट हैरियर नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये चर्चा में क्यों था, अभी बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये है कहाँ पे? तो ये है अंडमान निकोबार में। अब बात कर लिया हमने अंडमान निकोबार में है। आप सब जानते हैं अंडमान निकोबार कई द्वीपों पर फैला है, अंडमान अलग है, निकोबार द्वीप समूह अलग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग है। तो ये अंडमान द्वीप समूह में आता है या निकोबार में आता है? और यदि अंडमान में आता है तो अंडमान में बहुत सारे द्वीप हैं, किन पर आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आता है दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान,
साउथ अंडमान द्वीप समूह पे यह आता है। ठीक है, साउथ अंडमान, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें से जो साउथ अंडमान है उस पर स्थित है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। अब ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे ताड़ होता है जिसको हम पाम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है इस राष्ट्रीय उद्यान में, और वो जो विशिष्ट प्रजाति है उसके मात्र 600, लगभग मैक्सिमम 600 वृक्ष ही हैं जो साउथ अंडमान में स्थित हैं। उसके अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब पूरे विश्व में नहीं मिलते हैं। इस प्रजाति के जो वृक्ष हैं पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ यहीं पे हैं साउथ अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में, और वो भी सीमित संख्या में है, लगभग 600। अब इनको क्या किया गया है कि वहाँ से हटाकर इनका विस्तार करने की बात हुई है, तो वहाँ से पाम ट्री को लाकर केरल में बैठाया गया है। केरल का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लाकर उसको स्थापित किया गया है, बैठाया गया है, लगाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहली बात तो वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो इंस्टीट्यूट वो है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? केरल में है। अब यदि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में ना पूछा जाए, तो यदि इसका नाम, इस इंस्टीट्यूट का नाम देके पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो वो करंट का ही माना जाएगा क्योंकि चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क रीजन बता दिया, क्यों चर्चा में है, कहाँ पर स्थित है ये बता दिया, और वृक्ष जो ताड़ का वृक्ष है उसको स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है ये आपने देख लिया। अब बचा क्या है? अब सिर्फ बचा है कि इसका नाम क्या है। नाम इसका क्या है वो देख लीजिए। इसका नाम है पिनिंगा एंडमानेसिस। पिनिंगा एंडमानेसिस ये ताड़ का वृक्ष है, याद रखिएगा। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या जरूरत है? सबसे पहली बात, कहाँ पे मिला? माउंट हैरियट नेशनल पार्क में मिला। माउंट हैरियट नेशनल पार्क है कहाँ पे? साउथ अंडमान में है। साउथ अंडमान में है तो साउथ अंडमान आप सब जानते हैं अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, कोई बात नहीं। अब इसका नाम क्या है वृक्ष का? तो पिनिंगा एंडमानेसिस इसका नाम है। कितने पेड़ इसके पाए जाते थे? 600 पेड़ मैक्सिमम थे। कहाँ पर थे? सिर्फ माउंट हैरियट नेशनल पार्क में ही थे। तो आपने इतना देख लिया। अब दूसरा जो नाम है वो है तडोबा अंधारी। तडोबा अंधारी वन्यजीव अभयारण्य। तडोबा अंधारी वन्यजीव अभयारण्य। अब ये जो तडोबा अंधारी वन्यजीव अभयारण्य है ये है कहाँ पे? चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें तडोबा अलग है, अंधारी अलग है। ठीक है, तो अंधारी और तडोबा ये अलग अलग है लेकिन इनको मर्ज किया गया तो एक साथ बोलते हैं हम तडोबा अंधारी। और ये टाइगर रिजर्व भी हैं, और टाइगर रिजर्व हैं तो इनमें क्या पाया गया है? टाइगर की संख्या बहुतायत मात्रा में बढ़ी है। इसका एक सर्वे अभी हाल ही में आया है तो उसके अनुसार कि इस क्षेत्र में टाइगर की संख्या बढ़ी है, उसी के कारण ये चर्चा में है। तो ये है कहाँ पे? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नाम देखिए यदि पूछा जाए तडोबा अंधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मैंने 2 और इस तरह के टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क इस तरह की बात किया है। कहाँ पे किया था? मैंने एक बात किया था, ये था संबंधित था अरुणाचल प्रदेश से। क्यों चर्चा में था? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो ये वन्यजीव अभयारण्य था या राष्ट्रीय पार्क था, अब ये आप बताओगे क्या था, तो उसमें क्या था कि सड़क परियोजना की अनुमति दी थी। एक में तो सड़क परियोजना की अनुमति दी गई थी और एक में खनन परियोजना की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो माइनिंग की अनुमति दी गई थी, एक में सड़क परियोजना की अनुमति दी गई थी, और एक और दक्षिण भारत का हमारे राष्ट्रीय उद्यान था, विशेषकर तमिलनाडु राज्य का था, जहां पे क्या गया था? फायर लाइन का निर्माण किया गया था। उस नेशनल पार्क वन्यजीव अभयारण्य या टाइगर रिजर्व में क्या किया गया था? फायर लाइन बनाया गया था। क्यों? क्योंकि आग की बहुतायत, आप जानते हैं कि बहुतायत मामले देखने को मिलते हैं, तो इसके कारण क्या किया गया था कि जो फायर लाइन था उसका उद्देश्य था, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो आग जल्दी पकड़ते हैं, तो पूरे वन्यजीव अभयारण्य को 2 भागों में बांटने की बात थी कि
यदि भी आग की, दावानल की कोई भी घटनाएं होती हैं तो विस्तृत क्षेत्र पर ना फैले। इसलिए उस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या किया गया था, जगह जगह फायर लाइन बनाई गई थी, जिससे यदि आग किसी क्षेत्र में फैले तो दूसरे में ना फैले, वहीं तक सीमित रह जाए। तो फायर लाइन में क्या किया गया था, पेड़ों को हटा दिया गया था उस लाइन से, जिससे कि वो आग दूर तक ना फैले। तो आपको बताना है कि वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पे फायर लाइन का निर्माण किया गया था। तमिलनाडु राज्य में है, ये मैंने बता दिया। क्योंकि आप सब जान लीजिए, ये चीज मान लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं वो इसी तरह वर्ष भर में चर्चा में रहते हैं, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप वन्य जीव अभ्यारण्य रटने बैठ गए, नेशनल पार्क रटने बैठ गए, तो निश्चित रूप से कुछ होने वाला नहीं, आपका कोई फायदा मिलने नहीं वाला है उससे। यदि जो समसामयिक में चल रहा है सिर्फ आप उतना कवर कर लीजिए। वर्ष भर में कम से कम 20 से 25 राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व या वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहते हैं, या एलिफेंट रिजर्व चर्चा में रहते हैं। तो सिर्फ आपको वो पता हो कि कहाँ पे हैं, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न रुकेगा नहीं, चीज़ें हल हो जाएंगी। तो समसामयिक में क्या चल रहा है, आपको ज़्यादा फोकस उस पर करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जो हमने नया क्विज प्रारंभ किया है, क्विज सीरीज जो प्रारंभ किया है, एक वीडियो अभी तक आई है, ये सिर्फ यूपीएससी आईएएस के लिए है, क्योंकि इसका जो लेवल है वो यूपीएससी आईएएस का लेवल है, कथन वाइज जिस तरह के प्रश्नों के स्टैंडर्ड है। तो यदि आप भी अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि यदि आधा घंटा 1 घंटा उसमें देते हो तो कुछ जानकारी अर्जित करोगे आप, हो सकता है कि उस कथन से ही आपका कोई प्रश्न बन जाए, तो निश्चित रूप से आपके लिए भी लाभदायक है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब भी उसको फॉलो करिए, उसको देखिए। लेकिन उसका जो उद्देश्य है मेरा प्रारंभ करने का, वो यूपीएससी आईएएस को लेकर है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अब एक और महत्वपूर्ण था, इसका नाम है MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी चर्चा में थी पिछले दिनों। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है। MM हिल्स वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और ये है कहाँ पे? कर्नाटक में है। ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिए कि MM हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो उसका भी जवाब क्या होगा? कर्नाटक। तो जो समसामयिक में चल रहे हैं उस पर प्लीज़ ध्यान रखिए, और आपको पूरे रटने की 400-500 वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, इन सब को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप समसामयिक में जो चल रहा है उसी पर ध्यान दीजिए। चलिए अब फॉरेक्स रिजर्व की बात कर लेते हैं। इस समय बहुत चर्चा में है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार। ये काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है मई में घट गया था प्रारंभ में, लेकिन अब ये 487.04 बिलियन डॉलर हो गया है। ये आपको पता होना चाहिए। बिलियन डॉलर हो गया है, 487.04 बिलियन डॉलर हो गया है। अब बात आती है, इसमें कुछ प्रश्न बन सकता है, जैसे कि विदेशी मुद्रा। आप समझते हैं, हर बात सुनने में आता है क्या? विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। तो किन किन चीज़ों को विदेशी मुद्रा भंडार में समाहित किया जाता है? कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिसको हम विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत देखते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। तो विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे पहले आती है विदेशी परिसंपत्तियां। विदेशी परिसंपत्तियां, ठीक है। विदेशी परिसंपत्तियां ये कहाँ पे आती हैं? विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत। दूसरा है स्वर्ण भंडार, जो हमारे होते हैं वो भी आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत। तीसरा है IMF के पास जो रिजर्व कोष हम रखते हैं, वो भी कहाँ पे आता है? विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत ही आता है। और IMF के अंतर्गत हम विशेष आहरण अधिकार भी हमें मिलता है, मतलब जिस प्रकार से हम अनुदान करते हैं उसी प्रकार से हमें विशेष आहरण अनुदान भी मिलता है। तो उसको भी कहाँ पे कंसीडर किया जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो 4 चीज़ें हो गई, विदेशी परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण भंडार, IMF के पास रिजर्व कोष और विशेष आहरण अधिकार। अब जो रिजर्व कोष होता है, एक एक करके चलिए समझ लेते हैं। रिजर्व कोष क्या होता है? रिजर्व कोष वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा IMF को प्रदान किया जाता है। जो भी सदस्य देश होते हैं अनुपात में अपना सहयोग देते हैं IMF के पास,
जमा करते हैं। तो जो भी सदस्य देश IMF के पास अपना जो फंड होता है जो रखते हैं, वो क्यों रखा जाता है? आपातकालीन परिस्थितियों के लिए उनको वापस किया जाता है। उनका उपयोग वो संबंधित देश कब कर सकता है? आपातकालीन परिस्थितियों को। वह धन उसी देश का होता है लेकिन उसको हर क्षण उपयोग नहीं कर सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में ही IMF संबंधित देश को देता है। तो वो कहाँ पे माना जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत। दूसरा आता है विशेष आहरण अधिकार, जिसको मैंने SDR बोला। ठीक है, SDR IMF द्वारा बनाई गई एक आरक्षित संपत्ति है। IMF इसमें अपने सदस्य देशों को आरक्षित अनुपात में देता है। ये जो SDR होता है, तो जो भी IMF के अंतर्गत देश हैं उनका एक अनुपात बना हुआ है। तो उस रेशियो के हिसाब से IMF उन सदस्य देशों को राशि उपलब्ध कराता है, उसको हम बोलते हैं SDR। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और IMF की बात बहुत बार हुई, 2-3 बार IMF की चर्चा हुई। तो IMF का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और प्रमुख इसके कौन है? ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब इसमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, यदि आप भारतीय हैं तो निश्चित रूप में पता होना चाहिए। एक भारतवंशी हैं जिसको IMF में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, चीफ नियुक्त किया गया है, एक प्रकार से कह लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया। उनका क्या नाम है? उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ का भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा प्रमुख हैं, लेकिन गीता गोपीनाथ जो हैं ये क्या हैं? ये IMF की अर्थशास्त्री हैं, मुख्य अर्थशास्त्री। चलिए आगे देख लेते हैं। रीस्टार्ट क्या है? ये जो रीस्टार्ट कैंपेन है इसको प्रारंभ किया है आंध्र प्रदेश ने। और आप जानते हैं जगन मोहन रेड्डी, YSR जगन मोहन रेड्डी यहाँ के प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश की ज़्यादातर योजनाओं को आप देखोगे तो उनका जो शुभारंभ होता है, उनका जो नाम शुरू होता है, सबसे आगे YSR जरूर लगा रहता है। तो किसी भी योजना के आगे YSR लगा है मतलब वो आंध्र प्रदेश से संदर्भित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो रीस्टार्ट योजना है क्या? रीस्टार्ट योजना है MSME। आप सब जानते होंगे क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इन सबको सहायता देने के लिए, वित्त उपलब्ध कराने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्या है? 1100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। MSME के पुनरुद्धार के लिए 1100 करोड़ रुपए का जो फंड दिया है रीस्टार्ट योजना के अंतर्गत, किसने दिया है? YSR जगन मोहन रेड्डी, जो कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस कार्यक्रम के अंतर क्या किया गया है कि सबसे पहली बात, जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं, MSME सेक्टर जो हमारा है, उसको वित्त मुहैया कराएंगे। दूसरी बात, इनके जो उत्पाद होंगे उसको किस तरह से मार्केट मिले, उसके लिए भी एक कंडीशन जारी किया है। क्या? कि जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार की आवश्यकताओं की जो भी खरीद होगी उसका 25% सूक्ष्म और लघु उद्योगों से खरीदा जाएगा और 3% महिला उद्यमियों से खरीदा जाएगा, 4% SC/ST उद्यमियों से खरीदा जाएगा। तो सबसे पहली बात, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी सरकारी खरीद होगी उसमें सबसे पहले 25% हिस्सा किसका होगा? सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का होगा। दूसरी बात, महिला का कितना हो गया? महिला उद्यमियों का 3%, SC/ST उद्यमियों को 4% इसमें वेटेज दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात आंध्र प्रदेश की आती है तो आपको राज्यपाल भी पता होना चाहिए। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे पेंशन कुनका योजना। पेंशन कुनका योजना में है कि जो भी पेंशन प्राप्त करता है उनकी सारी सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध होंगी, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो पेंशन कुनका योजना किसकी है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की है। इसी अंतर्गत इनकी एक और योजना है अम्बा बोडी योजना। तो अम्मा बोडी योजना भी किसकी है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की है। एक उदाहरण आपसे पूछ ले रहा हूं, क्या दीदी रसोई योजना, दीदी रसोई योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? इतना हिंट दे दे रहा हूं कि ये दक्षिण भारत का राज्य है। आप पश्चिम बंगाल पे मत जाइएगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को दीदी बोलते हैं, ममता दीदी, तो वहां मत जाइएगा। ये जो दीदी रसोई योजना है ये किसने प्रारंभ किया है? दक्षिण भारत का राज्य है। आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता देंगे।
और यहाँ पे दो मठ हैं वो आपको पता होना चाहिए, बोजनकोंडा और लिंगमा मेत्ता मठ। कौन है? बोजनकोंडा और दूसरा है लिंगमा मेत्ता। तो बोजनकोंडा और लिंगमा मेत्ता मठ ये जो कहाँ पे हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। ये चर्चा में क्यों थे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बोजनकोंडा या लिंगमा मेत्ता कहाँ पे। ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि मकर संक्रांति के बाद एक पर्व इनका होता है, उस पर्व का नाम है कनुमा, कनुमा डे बोलते हैं। कनुमा डे के अवसर पर क्या होता था, इन दोनों जो बौद्ध मठ हैं इन पर पत्थरबाजी की जाती। जो स्थानीय लोग हैं अंधविश्वास के चलते उस पर पत्थरबाजी करते थे, जिससे क्या होता था, ये जो मठ हैं ये इनका क्षय होता था, इनका दिन प्रतिदिन इनका एक प्रकार से देखा जाए अस्तित्व समाप्त होने का डर रहता था। ठीक है, तो क्या किया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने लोगों को जागरूक किया और इस बार जब मकर संक्रांति के बाद कनुमा डे मनाया गया तो यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हुई, इन दोनों मठों पर पत्थरबाजी नहीं हुई, इसलिए चर्चा में है। तो याद रखिएगा बोजनकोंडा और लिंगमा मेत्ता कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश के मठ हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उमंग। उमंग नाम सबने सुना होगा, भारतीय प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत जोर शोर से इसका नाम उठा रहे हैं। अब उमंग है क्या? सबसे पहली बात, उमंग जो है उस पर आगे बढ़ने पे फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद रखिएगा क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म है उमंग का। लॉन्च कब किया गया था? तो सर्वप्रथम 2017 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसकी बात करें कहाँ से लॉन्च किया गया था तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसका उद्देश्य क्या है, वर्तमान समय में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? उमंग की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, पहला उमंग क्या था कि जो हमारी सरकारी सेवाएं हैं, तो सरकारी ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की सरकारी सेवाएं, राज्य की सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला था और इसी प्लेटफॉर्म के उपयोग से आप सभी सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते थे, लाभ उठा सकते थे। लेकिन अब इसी ऐप में कुछ अतिरिक्त जोड़ा गया है और जो अभी अम्फान तूफान आया था चक्रवातीय, उसके बाद से ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस ऐप में अब क्या हो गया है, भारतीय मौसम विज्ञान से संबंधित, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित सूचनाएं भी उमंग ऐप पर दी जाएंगी। मतलब मौसम से संबंधित सूचनाएं भी अब आपको उमंग ऐप पे मिलेंगी, पहले ये नहीं मिलती थी, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, क्या बात हो रही है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो आपसे पूछा जाए यदि कि भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है। क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये है कहाँ पे, पुणे में है। और पुणे में है तो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि आप जानते हैं भारत का जो सबसे द्रुततम कंप्यूटर है, सुपर फास्ट कंप्यूटर है, उसको बोलते हैं प्रत्यूष। और जो प्रत्यूष हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसको स्थापित कहाँ पे किया गया है, इसी संस्थान में, नाम है भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसी में प्रत्यूष को स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक नाम और आपको पता होना चाहिए, क्या, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉर कोस्टिंग। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉर कोस्ट, ये कहाँ पे है, ये है नोएडा में। और यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर हमारा तैनात है, यहाँ पे है मिहिर। तो प्रत्यूष और मिहिर, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए क्या हैं, ये भारत के द्रुततम सुपर कंप्यूटर्स हैं, प्रत्यूष और मिहिर। टॉप 100, जो टॉप 100 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट थी, उसमें भारत के 2 ही सुपर कंप्यूटर ने जगह बनाई थी, एक था प्रत्यूष, एक था मिहिर। और ये दोनों कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब बात हो रही है द्रुततम कंप्यूटर की, सुपर फास्ट कंप्यूटर की, तो विश्व का सबसे द्रुततम कंप्यूटर कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्थान पे कौन है और तीसरे पे, पहले 3 आपको पता होना चाहिए। तो पहले 2 स्थान पे अमेरिका के सुपर कंप्यूटर हैं और तीसरे स्थान पे चीन का सुपर कंप्यूटर है। पहले पे है समिट,
दूसरे पे है सिएरा, समिट सिएरा, और तीसरे पे है इसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, सनवे तिन्वे लाइट, सनवे तिन्वे लाइट, सनवे तिन्वे लाइट। ये सुपर कंप्यूटर है, कहाँ का है? चीन का है, ये तीसरे स्थान पे है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन कौन से हैं? भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं उनका स्थान क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सनवे तिन्वे लाइट ये चीन का है, और सिएरा अमेरिका का है, और सिएरा के बाद मैंने बात किया समिट की, तो सबसे द्रुततम जो है वो समिट है, दूसरे स्थान पे सिएरा, तीसरे पे चाइना का। और भारत के टॉप 100 में जो 2 शामिल हैं वो है प्रत्यूष और मिहिर। आपको एक सुपर कंप्यूटर और याद आना चाहिए, क्या? भारतीय प्रधानमंत्री गए थे BHU, और उन्होंने BHU में उस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया था। जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसको BHU में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्थापित किया था। BHU कहाँ पे है? बनारस में है। तो आप ये भी बता दीजिएगा यदि आपको पता है कि BHU में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित है। नहीं पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी के लिए तो हम बैठे हैं आपको जानकारी देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आज थोड़ा सा डिटेल कम था। आगे से अगला सप्ताह जो हमारा प्रारंभ होगा, मतलब अब जब हम मंडे को मिलेंगे तो आपको जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी वो 2 घंटे की मिलेगी। आगे से अगले सोमवार से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास 2 घंटे की हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इस समय इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स आ रहा है कि चीज़ें छूट जा रही हैं। या तो हम ऑनलाइनर पढ़ाएं तो चीज़ें उतना व्यवस्थित होता नहीं, क्योंकि आप उसको समाचार पत्र में भी पढ़ सकते हो। जोड़ के पढ़ाने से क्या होता है, रुचि बढ़ती है और अच्छा लगता है, इसलिए जोड़ के पढ़ाना चाहता हूं। तो इसके लिए हम समय बढ़ाएंगे, और ये जो समय है हमारा इसको हम 2 घंटे को करेंगे। और जो हमारा क्विज चलता है UPSC IAS के लिए वो हमारा बुधवार को चलता रहेगा। तो इसमें यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं, जो मैंने टाइमिंग की बात की, तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सोमवार को करंट अफेयर्स के साथ, और 2 घंटे की सीरीज के साथ मिलेंगे। तो ज़्यादातर आपके प्रश्न कवर होंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि आप हमारे साथ रेगुलर करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हमारा जो कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब हमारा खुल जाए, ओपन हो जाए, तो आपको क्या होगा कि प्रतिदिन, 1 मिनट, आप जानते हैं कि YouTube पर आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइबर अभी हमारे, जिस तरह से आप देख लीजिए, हमारे साथ ही चैनल प्रारंभ हुए थे, BPSC प्रारंभ हुआ था और भी कई चैनल प्रारंभ हुए थे, बहुत अच्छा चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों के सहयोग ना मिलने के कारण अभी हमारा क्या है कि ना हमारा लाइव सेशन इनेबल हो सका है, ना हमारा कम्युनिटी टैब इनेबल हो सका है। यदि हमारा कम्युनिटी टैब इनेबल हो जाएगा, जिस दिन से इनेबल आप करवा देते हैं उसी दिन से क्या होगा, आपको उसी दिन से कम्युनिटी टैब में ही YouTube चैनल के अंदर, जैसे आप जानते हैं वीडियो प्लेलिस्ट, इसी तरह कम्युनिटी टैब होता है। तो कम्युनिटी टैब के अंतर्गत प्रतिदिन आपको 10 वन लाइनर करंट अफेयर्स मिलेंगे। प्रतिदिन कम से कम 10 वन लाइनर करंट अफेयर, जिनकी हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो फैक्चुअल होते हैं। तो वो चीज़ें आपको कम्युनिटी टैब में मिलती रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग क्या है कि जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, यदि आपको चीज़ें विधिवत मिलती हैं तो, ठीक है। तो आपका कमेंट आवश्यक है, कमेंट जरूरी है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें, जिससे जल्द से जल्द एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में हम आज़ाद MPPSC अकादमी को स्थापित कर सकें। धन्यवाद।